हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज का ये 12वां वीडियो है जिसमें कि मैं पूरा मध्य प्रदेश का जीके लेके आया हूं और मोर देन 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज जारी रहेगी और इसमें पूरे के पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और अन्य वो सभी एग्जाम जो कि व्यापम कंडक्ट कराता है, उन सभी में पूछे जाने वाले एमपीजीके के पूरा का पूरा पार्ट की ये सीरीज चल रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा एमपी की जीके की सीरीज के, वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और आप पूरे वीडियोस देख पाएंगे। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस का मतलब है पूरा एमपी जीके डिटेल में हर टॉपिक पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और उससे पूरा का पूरा एमपी जीके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। अगला ये वीडियो 12वां वीडियो है जिसमें कि मैंने अगले 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं और पूरा का पूरा एनालिसिस मैं इसमें आपको उन सभी 25 क्वेश्चंस का देने वाला हूं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपका 12वें वीडियो का, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने पूरा एमपीजी के कवर किया है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस नगर को प्रदेश का 51वां जिला बनाया? तो इसमें से कौन सा आंसर है जो कि 51वां जिला बनाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? नसरुल्लागंज, आगर, इटारसी या फिर बागली? बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है आगर। आगर इज द करेक्ट आंसर। इसका जो कंप्लीट नेम है, अगर इसको बोला जाता है तो उसको बोला जाता है आगर मालवा, ठीक है ना, आगर मालवा बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था, ठीक है ना। अभी मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं टोटल, ठीक है ना। अभी एक नया जिला बना है तो टोटल जिले मध्य प्रदेश में 52 है। और ये आगर मालवा जिला शाजापुर, ध्यान रखिएगा, शाजापुर जिले से अलग होकर इसको बनाया गया था। और ये कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 16 अगस्त को, 16 अगस्त 2013, ठीक है, 16 अगस्त 2013 को ये अस्तित्व में आया। इसको भी याद रखिएगा, 2013 में ये 51वां जिला बना और 52वां जो जिला बना वो बना था अभी नया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 को। कौन सा? निवाड़ी, निवाड़ी जिला बना, जो कि किससे? टीकमगढ़, टीकमगढ़ से अलग होके बनाया गया था। टीकमगढ़ जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डीपली बनाया हुआ है, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो ये उसी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा। अगस्त 2013 में गठित 51वां जिला आगर मालवा मूलतः किस जिले से पृथक किया गया था? ठीक है, तो वो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। बताइए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर दे चुका हूं, आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर है शाजापुर। मैं बताया था ना आपको कि शाजापुर से अलग किया था और ये हुआ था 16 अगस्त 2013 को, ठीक है। और ये जो जिला है शाजापुर और आगरमालवा, ये उज्जैन संभाग में आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले ये जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उसी पे आ गया जो मैंने आपको हल्का सा क्लू दे दिया था अभी। नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले दे देता हूं, क्वेश्चन बाद में आता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम। तो इसका आंसर आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है, तो इसका आंसर है उज्जैन, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उज्जैन संभाग में आता है और उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? टोटल 6 जिले आते हैं, ठीक है, 6 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे। पहचानिए कौन कौन से वो 2 नए जिले थे। मैंने पिछले वीडियो में भी सब कुछ बता चुका हूं, तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अगर आपने वो पिछले वीडियोस देखे हैं एमपीजीके के, क्योंकि लगातार 12वां वीडियो यानी कि 11 वीडियो में इसके ला चुका हूं। तो डेफिनेटली आपने अगर वो वीडियो देखे हैं तो उसमें से आप आंसर आसानी से दे सकते हैं इन ऑप्शंस में। तो बताइए जो 2008 में 2 नए जिले बने थे वो कौन-कौन से बने थे? ऑप्शन आपके सामने है, अलीराजपुर बुरहानपुर, बुरहानपुर अनूपपुर, या फिर सिंगरौली अनूपपुर, या फिर सिंगरौली अलीराजपुर। तो बताइए कौन-कौन से वो 2 जिले थे जो 2008 में गठित किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिंगरौली और अलीराजपुर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये कब गठित हुए थे, इनकी डेट भी आपको जानकारी में रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी कभी-कभी क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो इसमें से जो पहला जिला है अलीराजपुर, ठीक है ना, अलीराजपुर को सबसे पहले बनाया गया था 2008 में, वो बनाया गया था 17 मई को, 17 मई 2008 को अलीराजपुर को बनाया गया था, ठीक है ना, ये गठित हुआ था। देन उसके एक हफ्ते के बाद में 24 मई 2008 को सिंगरौली को बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों जिले बिल्कुल एक ही माह में, एक हफ्ते के अंतराल में ये गठित किए गए थे। अच्छा, इसमें जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर जिले को किस जिले से अलग किया था, इसको किया था झाबुआ से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंगरौली को किया था सीधी से, सीधी जिले से इसको अलग किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। सीधी जो कि विंध्य क्षेत्र में आता है, ठीक है, और झाबुआ ये मालवा के क्षेत्र में आता है, मालवा का पठार, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहलाता है और सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है ये, कौन सा, अलीराजपुर, और सबसे पूर्वी जिला कहलाता है सिंगरौली, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया पांचवा, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। विभाजन जब हो गया मध्य प्रदेश का, कब हुआ था विभाजन, विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था। तो उसके बाद में जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों के साथ में मिली। ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6, 7। इसका भी आंसर आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं और आपने भी इसका अध्ययन किया होगा। तो टोटल राज्य है 5, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो राजस्थान है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ जो कि इसी से अलग हुआ मध्य प्रदेश से, और चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है गुजरात। तो ये 5 राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे। जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया गया, देन उसके बाद में मध्य प्रदेश के पास में कितने जिले आए थे उनके हाथ में। ऑप्शन आपके सामने है 45, 55, 61 या 43। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ये बताएं आप। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन होगा वो 45 बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। गठन के बाद में मध्य प्रदेश के हिस्से में 45 जिले आए थे, और जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे तो टोटल जिले थे 61, ठीक है ना। जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आए थे 16 जिले और मध्य प्रदेश के हिस्से में आए थे 45 जिले। बाद में फिर मध्य प्रदेश में से और जिले नए नए बनते चले गए और अब मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, ठीक है। अब ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताइए किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश को अगर आपने पढ़ा है और मध्य प्रदेश को मानचित्र के अनुसार पढ़ा है तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र को जानते होंगे। जब बुंदेलखंड क्षेत्र को जानते हैं तो वहां पर जितने जिले हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें से आंसर आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी या फिर टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल या राजनांदगांव। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र पूछा है आपको, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो आइए समझते हैं इस पूरे क्वेश्चंस को। देखिए इसमें एक ऑप्शन और नहीं है, वो है आ वा सादा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इन सभी ऑप्शंस को अपन अगर देखा जाए तो इसमें से एक ना एक जिला जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का मिक्स नहीं किया गया इस ऑप्शन में। तो इसमें से कोई सा भी नहीं। अगर देखा जाए इसमें तो मंदसौर जो है मालवा में आता है, राजगढ़ मालवा में आता है, शिवपुरी बुंदेलखंड में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर टीकमगढ़ ये बुंदेलखंड में आता है, दमोह बुंदेलखंड में आता है और जहानाबाद ये मध्य प्रदेश राज्य का जिला नहीं है। इसी तरीके से दुर्ग ये छत्तीसगढ़ का है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है, राजनांदगांव ये भी छत्तीसगढ़ का जिला है, रीवा ये विंध्य क्षेत्र में आता है, विंध्य क्षेत्र का है, शहडोल ये बघेलखंड का है और राजनांदगांव ये छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शंस इसमें नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन में सही आंसर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि मानचित्र के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या ना कि क्वेश्चंस गलत भी व्यापम दे देता है, तो उसके बारे में अपने को कंफर्मेशन जब ही होगी व्हेन वी विल स्टडी
थॉरोली, ठीक है ना। अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड कौन सा जिला कहाँ पर व्यवस्थित है। देखिए इसमें ये टीकमगढ़ है जो कि बुंदेलखंड में आता है, छतरपुर ये बुंदेलखंड में आता है, पन्ना बुंदेलखंड खंड में आता है, ठीक है ना। सागर और दमोह, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मालवा का है। और यहाँ पर ये विंध्य का क्षेत्र कहलाता है, ये बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। और ये पूरी की पूरी सतपुड़ा की घाटी का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ये बघेलखंड के ये मालवा के क्षेत्र में आता है पूरा। खंडवा हुआ, हरदा हुआ, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। तो ये गोले में मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ, ये पठारों के क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन समझ पाए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। वर्ष 98 में मध्य प्रदेश में नए जिले बनाए गए, उनकी संख्या कितनी है ये पूछी गई है। बताइए 98 में कुल कितने मध्य प्रदेश में नए जिले गठित किए गए थे? 10, 6, 16 या फिर 22? मध्य प्रदेश जब उसका विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था, तब इसमें कितने जिले बनाए गए थे, ठीक है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ जो नया जिला बना वो 1 नवंबर 2000 को बना था। और ये पूछा गया है 98 में। तो 98 में कुल कितने नए जिले बने थे? तो इसका आंसर है 16। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये 16 जिले में ये दो भागों में बने थे, ठीक है ना। एक भाग में 10 बने थे और एक भाग में 6 बने थे। ये दो बार में नए जिले रूप में आए थे। और इन दोनों नए जिलों में जो बी आर दवे है, ठीक है ना, बी आर दवे समिति और कौन सी समिति? एम एस सिंहदेव समिति। ये दो समिति थी, इन्होंने इन जिलों के बारे में अनुशंसा की थी। तो इन दोनों समितियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। एक तो थी बी आर दवे, ठीक है ना, ये वाली समिति थी। और दूसरी थी सिंहदेव समिति, SINGH, सिंहदेव, ठीक है ना, सिंहदेव समिति। तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों समिति की अनुशंसा पर ये दोनों जिले बने थे। और इन दोनों की जो रिकमेंडेशंस थी ये 98 में आई थी। और 98 में ये पूरे 16 जिले बने थे। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से ही बनाए गए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, 9वां। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की राज्य की सीमाओं को छूता है? गुजरात को छूता है और राजस्थान दोनों को छूता है, वो कौन सा जिला है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या फिर मंदसौर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल किसी में भी पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें से कौन सा है आंसर सही? तो इसका सही उत्तर है झाबुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। मानचित्र में और समझ लेते हैं इसको। देखिए मानचित्र में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, ये यहां से लेके और ये यहां तक, ठीक है ना। ये जो है ये गुजरात है और ये है राजस्थान, ठीक है ना। आप समझिए ये है झाबुआ जिला। झाबुआ की आधी बॉर्डर गुजरात में है और आधी बॉर्डर राजस्थान में है। तो यही वो जिला है जो गुजरात और राजस्थान को छूता है। और यहाँ पर अलीराजपुर जो है गुजरात और महाराष्ट्र को छूता है। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो ये आपको सही उत्तर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि गुजरात और राजस्थान को झाबुआ जिला छूता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है।
यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपी जीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशन के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं? तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं? तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को इनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है, गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की
जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक या फिर मंदसौर। तो सतपुड़ा की रानी किस पहाड़ी को कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है, पचमढ़ी। आपको ये जीके बिल्कुल पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो पचमढ़ी क्षेत्र है उसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी, और यहीं पर है महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी भी यहीं पर है, ठीक है ना। और धूपगढ़, जो धूपगढ़ है वो भी यहीं पर है, जो कि महादेव श्रेणी पर ही आता है, ठीक है ना। 1350 मीटर की हाइट वाला सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ यहीं पे ही है, ठीक है ना। और एक इससे छोटी चोटी है 1327 मीटर, जो कि चौरागढ़ की चोटी कहलाती है। चौरागढ़ सॉरी, चौरागढ़, ठीक है ना। यहाँ पे की शिव जी का मंदिर है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिव जी का बहुत ही विशाल मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये है दूसरी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1327 मीटर की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण, एक्चुअली ये दक्षिण है, दक्षिण का द्वार कहा जाता है? दक्षिण का द्वार किसको कहा जाता है? बुरहानपुर, सामर, छतरपुर या फिर दमोह। तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका आंसर सही है बुरहानपुर। बुरहानपुर को कहा जाता है मध्य प्रदेश के का ये दक्षिण का द्वार, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है इसको दक्षिण का द्वार कहते हैं। कैसे? ये देखिए, ये दक्षिण में है और खंडवा से अलग होकर इसको बनाया गया था। तो महाराष्ट्र से लगा हुआ है ये, और दक्षिण का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण के लिए अगर इसको अपन मध्यकालीन इतिहास की तरफ में जोड़ें तो अकबर ने यहाँ पर सन 1600 में यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी सेना ने यहाँ से रास्ता ढूंढा था दक्षिण की ओर जाने का, ठीक है। तो इसलिए इसको दक्षिण का द्वार कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिण में जाने का रास्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 12वां, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटी को पहले रखते हुए व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी कौन सी है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी चोटी। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक, है ना, कलूमार या फिर सद्भावना शिखर। तो इसमें से आपको ये ऑप्शन चुनने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, आ, बा, सा या फिर दा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये आपको जानकारी तभी मिलेगी जब आपको इन सभी चोटियों की ऊंचाई के बारे में जानते हो कि कौन सी कितनी ऊंची है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन सी सबसे ऊंची है। धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद में आप आंसर आराम से दे पाएंगे। चौरागढ़ 1327 मीटर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जब तक याद नहीं होगी आप नहीं दे पाएंगे। अमरकंटक 1067 मीटर, सॉरी एक अंक और ज्यादा आ गया, 1067 मीटर, यानी कि 1067 मीटर। और उसके बाद में है सद्भावना शिखर, इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। अब आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, यानी कि आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, ये पहले नंबर पे आ गई, सेकंड नंबर पे ये आ गई, थर्ड नंबर पर ये आ गई और फोर्थ नंबर पर ये आ गई। तो कौन सा आंसर होगा इसका आंसर, अगर इसको उल्टा लिखा जाए तो पहले 4 आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड आएगा और उसके बाद में फर्स्ट आएगा, यानी कि डी। इसका जो डी वाला जो क्रम है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपको इनकी जो ऊंचाई है ये इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। धूपगढ़ और चौरागढ़ ये दोनों की दोनों जो हैं ये सतपुड़ा में आती हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, सतपुड़ा की श्रेणी में है। चौरागढ़ जो है, ये अमरकंटक जो है, ये बघेलखंड में आती है, ये बघेलखंड में आती है। और सद्भावना जो शिखर है ये विंध्य में आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी है ये।
तो आपको ये पूरा का पूरा जो विंध्य का पठार है, ठीक है ना, बघेलखंड का पठार है, सतपुड़ा का की श्रेणी है, इसके बारे में भी पूरा स्पेसिफिकेशन जानकारी होनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? दो बड़ी नदी हैं जिसके बीच में ये स्थित है, तो वो कौन सी श्रेणी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर या फिर भांडेर? तो कौन सा आंसर इसका सही है बताइए? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा। ठीक है ना, अलग कलर से इसको मैं हाईलाइट करता हूं। तो सतपुड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सतपुड़ा जो है ये दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी दो बड़ी नदियां हैं? एक तो है नर्मदा, ठीक है, और दूसरी है ताप्ती। ठीक है ना, देखिए मध्य प्रदेश को अगर अपन मैप को देख लें तो मैप से आपको क्लियर होगा कि कौन सी नदी है। देखिए ये जो घाटी है, ये जो है ये नर्मदा घाटी है, और इसके नीचे की जो घाटी है ये वाली, ये बैतूल से, सॉरी, ठीक है ना, ये बैतूल से लगती है, तो इसको आपको बैतूल से लेना पड़ेगा। बैतूल से ये नदी गई है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सतपुड़ा की क्षेत्र की पूरी घाटी है ये। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये नर्मदा हो गई, ठीक है ना, और ये हो गई ताप्ती। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा की श्रेणी कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई, ये पर्वत श्रेणियां दो नदियों के बीच में स्थित है, तो ये आपको क्लियर हो गया। सतपुड़ा की जो श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? जो नर्मदा की घाटी है वो कौन सी दो पर्वत श्रेणियां जिनके बीच में ये स्थित है? बताइए। विंध्याचल अरावली, विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल पूर्वी घाट या विंध्याचल पश्चिमी घाट? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों के बीच में ही नर्मदा घाटी स्थित है। आइए मानचित्र में इसको समझते हैं, है ना। हर चीज मानचित्र से समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। देखिए ये है पूरा का पूरी जो घाटी है, इसको अलग कलर यानी कि ग्रीन कलर से देते हैं, ठीक है ना, इसको ब्लू कलर से लेते हैं, सॉरी, ठीक है ना, ब्लू से, क्योंकि पूरा पानी है ये। तो ये जो है अनूपपुर से निकली है ये, ठीक है ना, ये हो गई पूरी की पूरी, ठीक है ना, नर्मदा घाटी, ये हो गई नर्मदा घाटी, ठीक है ना। और उसके बाद में दो जो पर्वत श्रेणी है उसको अपन ग्रीन से लेते हैं, ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र, ये, ठीक है ना। ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है विंध्य, ठीक है ना, ये विंध्य क्षेत्र कहलाता है, और नीचे वाला जो क्षेत्र है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, सतपुड़ा कहलाता है ये, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में है ये नर्मदा घाटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विंध्य कगार का दक्षिणी भाग है, क्या है? रीवा का पठार है, मालवा का पठार है, भांडेर पठार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भांडेर का पठार। जो भांडेर की श्रेणी है वो विंध्य कगार का दक्षिणी भाग कहलाता है, ठीक है ना। इसको भी अपन अगर मैप में समझेंगे तो वो क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। ये है मैप, ठीक है ना, और इस मैप में जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है? विंध्य कगार, ठीक है ना। तो ये विंध्य कगार है वो कहां पर है? ये विंध्य कगार है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये विंध्य कगार है। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये दक्षिण में पड़ता है, ये उत्तरी हिस्सा हो गया और ये दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भांडेर का कहलाता है। तो दक्षिणी कगार जो जो होता है वो भांडेर कगार कहलाता है। जो भांडेर का क्षेत्र है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। विंध्य कगार का दक्षिणी भाग भांडेर का कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 16वां। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। खालिस्तान में क्या आएगा? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है? पता है इसका आंसर क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन चुटकुले की तरह आपके सामने आ रहे हैं, आसानी से आप इसका आंसर हंसते हंसते दे सकते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ये कौन सा राज्य कहलाता है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, ठीक है ना। पहला जो राज्य है वो कौन सा है? पहला राज्य है राजस्थान। जो राजस्थान है ये पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कितना है ये? 308,252, ठीक है ना, इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे बड़ा है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में थे तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर, ठीक है ना, ये दोनों राज्य जब एक साथ थे
तो ये नंबर 1 पे था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश अलग हो गया, तब राजस्थान नंबर 1 हो गया और मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, अब आ गया ये अगला क्वेश्चन 17वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो कौन सा जिला है जिसका कि अगर पूरे के पूरे जिले देखे जाएं, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो 52 जिले में से कौन सा जिला है जिसका कि क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी या फिर चौथा ऑप्शन? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है छिंदवाड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में व्यापम के, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 11,815 स्क्वायर किलोमीटर है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 213, 313, 290 या फिर 299? कितने हैं डेवलपमेंट ब्लॉक मध्य प्रदेश में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करना है। तो टोटल है 213, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 213 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को 2008 में जिला घोषित किया गया था? डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली, अशोकनगर? इन सभी ऑप्शंस में कौन सा सही है? एक प्रकार से आपकी ही एमसीक्यू सीरीज रिवीजन हो रही है, बताएं। आपको मैं बता चुका हूं, तो वो है सिंगरौली। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 20वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड था और उसकी राजधानी क्या थी? बताइए, बुंदेलखंड और इस पूरे क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? नागपुर, जबलपुर, भोपाल या रायपुर? इसका आंसर क्या है? जब सीपी बरार था तो उस टाइम में जो राजधानी थी वो थी नागपुर। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यानी कि 1947 से लेके 1956 के बीच में, ठीक है ना, जो राजधानी थी वो मध्य प्रदेश की क्या थी? नागपुर थी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में जब 1956 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, उसके बाद में राजधानी बनी भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2013 में आगरमालवा जिले का गठन किस जिले से विभाजित करके किया गया था? क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका हूं शुरू में भी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर है? 4 ऑप्शन है, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन और देवास। तो सही उत्तर है शाजापुर। ठीक है ना, इससे पहले मैं बता चुका हूं 2013 में 16 अगस्त 2013 में, ये रिवीजन ही मान के चलिए, ये शाजापुर से अलग हुआ था। और ये शाजापुर, आगरमालवा, ये सब उज्जैन के, ठीक है ना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, आपको संभाग के बारे में और सभी जिलों के बारे में जानकारी अगर अच्छे से चाहिए तो मेरे सारे वीडियोस 52 जिले पर अलग वीडियो बने हुए एक एक करके, और संभाग पर 2 वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है ना, उसको विस्तृत तरीके से जानकारी मैंने दी है अलग अलग तरीके से, तो आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए। यू विल गेट ऑल द क्लियरेशन। ठीक है ना, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सभी जिलों पर आप वीडियो देखेंगे। एमपी जीके करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में, यहाँ पर आप पूरे के पूरे ये सारे वीडियोस मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22वां, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? होशंगाबाद, शहडोल, रीवा या फिर इंदौर? बताइए 10वां संभाग जो था, आखिरी संभाग, मतलब कि 10 ही संभाग है मध्य प्रदेश में, तो 10वां संभाग किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था शहडोल को। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शहडोली जो था मध्य प्रदेश का, ये 10वां संभाग था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और ये बना था अगस्त 2008 में। ठीक है, इसके बाद में अभी कोई भी नया संभाग गठित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदापुरम क्या है? संभाग है, बांध है, तीर्थ स्थल है या फिर पर्यटन स्थल है? तो नर्मदापुरम एक संभाग है जिसमें कि 3 जिले आते हैं। कौन से? होशंगाबाद और हरदा और बैतूल, ये 3 जिले आते हैं जो कि नर्मदापुरम में है। ठीक है, और नर्मदापुरम होशंगाबाद जो संभाग है उसको पुनर्गठित किया गया था, और ये पुनर्गठन हुआ था 2008 में। जिस समय की शहडोल नया संभाग बना था उसी समय इसका पुनर्गठन किया गया था और इसका नाम बदलकर होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ गया, उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं? थोड़ा सा इसमें अपडेट कीजिएगा। मैंने पहले बार बार आपको उज्जैन संभाग में सिर्फ 6 ही जिले बता रहा था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है, कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसका सही जिला है, ठीक है ना, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, इसका सही है आंसर 7 जिले। अपडेट कीजिएगा इसको। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो वो 7 जिले में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो 7 जिले कौन से हैं? बीच में वो 6 जिले, अगले जो सागर संभाग है उससे कंफ्यूजन हो गया था। तो 6 जिले कौन कौन से हैं और 7 जिले कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उज्जैन संभाग में स्वयं उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन के बाद में अगला शाजापुर, ठीक है ना, बातों बातों में गला क्या बोल जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता। शाजापुर, फिर आगर मालवा, ठीक है, ये अभी नया जिला बना शाजापुर से अलग होके। उसके बाद में रतलाम, ठीक है, मंदसौर, और उसके बाद में नीमच, ठीक है, और 7वां जिला देवास। तो इस तरीके से ये 7 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ना कि 6 जिले। जो मैं बार बार आपको बोल रहा था वो थोड़ा सा गलत रहा, आप इसको अपडेट कीजिएगा। टोटल 7 जिले हैं, ठीक है ना। शुरू में मैंने थोड़ा सा आपको 6 जिले बोल के चला गया, लेकिन ये 7 जिले हैं। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और देवास। अभी मैंने आपको सारे जिलों के बारे में आपको जानकारी दी, ठीक है ना। इसको आप अपडेट कीजिएगा। टोटल 7 जिले आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर या रीवा? तो होशंगाबाद। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्लियर कर दिया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर किए, ठीक है ना। इसमें उज्जैन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अभी मैंने आपको करेक्ट किया कि टोटल 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो मैंने आपको हर फैक्ट के साथ में क्लियर किया, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ में इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है ना, जिससे कि आपको पूरी एमपीजीके की सीरीज विथ डिटेल, ठीक है ना, टॉपिक वाइज हर क्वेश्चंस का आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, और साथ में फैक्ट के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो लगातार देखने के लिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी को आप लगातार देख पाएंगे, उन सभी का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।